वंशिका, कैसे बात कर रही हो तुम? ये क्या जवाब देकर आई हो तुम मम्मी को? भावेश वंशिका के पीछे पीछे कमरे में आता हुआ बोला। हाँ, मैं अजीब तरीके से बात कर रही हूँ या मम्मी जी मेरे साथ अजीब तरीके से बात करती है? वंशिका ने उल्टा पलट कर सवाल कर दिया। क्या अजीब तरीके से कहा मम्मी ने तुमसे? तुम गलतियां करोगी तो मम्मी बोलेगी भी नहीं तुमसे? भावेश अपनी मम्मी के सपोर्ट में बोला। हाँ, गलतियां सारी मैं ही तो करती हूँ, मम्मी जी तो कोई गलती करती ही नहीं है। मैंने अपनी गलती मान ली, ठीक है? वंशिका ने कहा। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। कभी अपनी गलती मानती ही नहीं हो, हमेशा घर में अशांति फैलाकर रखती हो। भावेश वंशिका पर चिल्लाता हुआ बोला और कमरे के बाहर निकल गया। वंशिका वही कमरे में पलंग पर एक तरफ बैठ गई। आखिर उसकी गलती क्या थी, उसे यही समझ में नहीं आता था। पर घर के लोग बोलने से बाज भी कहाँ आते थे। वंशिका की शादी जब भावेश से हुई थी तब इस घर में भावेश और उसके अलावा उसकी सास निर्मला जी और उसकी ननद यामिनी ही थे। जब से शादी होकर आई थी उसने बस यही छोटा सा परिवार देखा था, या फिर निर्मला जी के मायके वालों को। बाकी ससुराल पक्ष की तरफ से उसने किसी को नहीं देखा था। पर सुना था कि निर्मला जी का ससुराल पक्ष भी काफी बड़ा था। भावेश के 3 चाचा थे और उनका परिवार। पर उनकी शादी में एक भी नहीं आया। शायद प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हुआ था, और वो विवाद भावेश की शादी पक्की होने के बाद ही हुआ था। दरअसल भावेश के पिता की काफी साल पहले मृत्यु हो गई थी। तब उसके दादाजी जिंदा थे, और भावेश और यामिनी की शिक्षा दीक्षा और निर्मला जी के परिवार का पालन पोषण का भार उसके दादाजी ने अपने कंधे पर ही ले रखा था। क्योंकि उस समय सबका व्यापार भी साझा था। निर्मला जी ने तो कभी बाहर जाकर कमाया भी नहीं था। लेकिन अभी 2 साल पहले जब दादाजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, और उस बंटवारे में निर्मला जी के परिवार को अभी वो जिस मकान में रह रही थी वो मकान मिला था। बाकी तीनों चाचा अपने परिवार के साथ उस पुराने मकान में ही रहे। उन्हें व्यापार में से हिस्सा मिला। क्योंकि भावेश नौकरी करता था और व्यापार नहीं करना चाहता था, इसलिए निर्मला जी को मकान के साथ साथ 10 लाख रुपए नगद दे दिया गया। दादाजी की तो कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। लेकिन अभी भावेश की शादी के समय निर्मला जी ने अपने तीनों देवरों से और पैसे की डिमांड की थी, जो कि एक तरीके से बेबुनियाद थी। जब उन तीनों भाइयों ने मिलकर पैसे देने से इनकार कर दिया तो इसी बात पर निर्मला जी का उन लोगों से अच्छा खासा झगड़ा हो गया, और भावेश ने भी इसमें निर्मला जी का साथ दिया। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। इस कारण भावेश की शादी में कोई भी सम्मिलित नहीं हुआ। पर निर्मला जी तो दोषारोपण करने से बाज नहीं आई। शादी में आए गए हर रिश्तेदार को बस यही बात बोलती कि तीनों देवरों ने उनका हिस्सा खा लिया। अब ये तो उनके कर्म थे कि उनका रिश्ता बिगड़ा। लेकिन अब वो उसका इल्ज़ाम भी बहू पर लगाती थी कि बहू के पैर ही ऐसे पड़े कि इसके आते ही हमारे रिश्ते खराब हो गए, हमारा इतना नुकसान हो गया, हमें हमारा हक भी नहीं मिला। शुरू शुरू में तो फिर भी वंशिका चुप रही, लेकिन अब उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। आज यही तो हुआ था। घर में निर्मला जी के मायके वाले आए हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी मामा ससुर ने पूछा, क्या हुआ जीजी, कोई फैसला निकला क्या? तुम्हारे देवर पैसे देने को माने कि नहीं? सुनकर निर्मला जी बोली, अरे कहा, हमारा हक खाया है, वो चैन से भी नहीं रहेंगे। अरे आज जीजाजी होते तो जीजी को ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। सचमुच जीजी की किस्मत में तो दुख ही दुख लिखा है। मौसी सास भी हमदर्दी जताते हुए बोली, अरे सब मेरे ससुर की गलती है। तीनों बेटों को तो भर भर के दे दिया, और हमें क्या दिया? ये छोटा सा घर और कुछ रुपये। अगर वो चाहते तो हमें हमारा हक दे सकते थे। निर्मला जी ने कहा। अरे दीदी, आप भी क्या कर रही हो? जो इस दुनिया में नहीं है उसे गाली दे रही हो। और कितना करना था, कितना कुछ तो कर दिया उन्होंने आपके लिए। आपके दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, आपके सिर पर छत दे दी, और कुछ रुपये दे दिए जिससे आपने भावेश की शादी कर दी। और क्या चाहिए, अब तो खुद कमाओ, मामी सास ने कहा। अपनी भाभी की बात सुनकर निर्मला जी ज्यादा चिढ़ गई और बोली, भाभी आप तो मुझे देखकर खुशी नहीं होती हो। सब जानती हूँ मैं, अपना हक ही तो मांग रही हूँ, किसी और का नहीं। कहीं दोनों ननद भाभी ना लड़ पड़े, ये सोचकर मामा ससुर बोले, अरे जीजी, उसका कहने का ये मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ ये कह रही है कि आपकी किस्मत में तो दुख लिखा है, तो कोई क्या कर सकता है। इतने में वंशिका सबके लिए चाय लेकर आई तो उसे देखकर निर्मला जी बोली, हाँ किस्मत ही खराब है मेरी तो। ना मुझे मेरा हक मिला ना कुछ और, ऊपर से पता नहीं किसके कदम पड़े हैं घर में, जिसके आते ही रिश्ते भी खराब हो गए।
सुनकर वंशिका के पैर वहीं रुक गए। उसने कहा, मम्मी जी मैंने क्या किया है? रिश्ते आप बिगाड़ रही हो। मैं तो आपके किसी रिश्तेदार को जानती भी नहीं हूँ। बस यही सब सुनने के लिए तो जिंदा थी मैं। पहले पति चले गए और अब बहू घर में आई है जो मुझे सुना रही है। मेरी तो पूरी जिंदगी में ही सुनने के लिए है। निर्मला जी ने अपना रोना शुरू कर दिया। मम्मी जी आपके साथ पहले क्या हुआ था उसके लिए आपकी बहू जिम्मेदार नहीं है, और ना ही मुझे जिम्मेदार बनाइए। पैसा आप मांग रहे हो, लड़ाई झगड़ा आप कर रहे हो, लेकिन रिश्ते टूटने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, वंशिका ने कहा। कहकर वंशिका अपने कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे ही भावेश आया था और फिर कमरे में उन दोनों के बीच इतनी बहस हुई थी। खैर निर्मला जी के रिश्तेदार तो चले गए, पर निर्मला जी मुंह फुलाए बैठी रही। उन्हें लगा था कि बहू उनसे माफ़ी मांगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भावेश ने दोबारा उनसे माफ़ी मांगने के लिए वंशिका पर दबाव बनाया, तो वंशिका ने कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। मेरी कोई गलती नहीं है। जो कर्म तुम अपने पिछले बीते हुए वक्त में कर चुके हो, उसका ठीकरा मेरे सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेचारी नहीं हूँ, पलटकर जवाब ज़रूर दूंगी। आखिर वंशिका ने साफ साफ कहा, तो भावेश को भी समझ में आ गया कि वंशिका नहीं झुकेगी। आखिर भावेश ने भी दबाव बनाना बंद कर दिया। इधर निर्मला जी कुछ दिन यूं ही रही, पर जब उन्हें कोई भाव नहीं मिला तो अपने आप ही चुप हो गई।